दिल्ली का सिग्नेचर व्यू टावर, जी हाँ, मुखर्जी नगर में पड़ने वाला दिल्ली में सिग्नेचर व्यू टावर, जिसे डीडीए ने 2008 और 2010 के अंदर बनाया था। करीब 2.83 हेक्टेयर पे बना हुआ ये प्रोजेक्ट अब डिमोलिशन की स्टेज पर आ गया है। अथॉरिटीज कहती हैं कि ये रहने के लिए सेफ नहीं है। आखिर क्यों ये घटिया कंस्ट्रक्शन की गई? आखिर कौन सी वो लोकेशन है? क्या होम बायर वहाँ फेस कर रहे हैं? और क्या डीडीए जैसी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी से भी आप इतनी इंफीरियर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मैं आपको सारी जो इसकी डीप स्टडी है वो बताने वाला हूँ। क्या इम्प्लीकेशन रेजिडेंट्स के ऊपर पड़ रहा है वो बताने वाला हूँ। सेफ्टी कंसर्न्स ड्यूरिंग डिमोलिशन, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पे एज एक्सपर्ट ओपिनियन आपको देने वाला हूँ। क्या टाइमलाइन और प्रोग्रेस है, कब इस पे क्या काम होगा, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। और साथ में क्या लेसन्स मिले ऐसे डिमोलिशन ड्राइव को देखते हुए, जिस हिसाब से इंफीरियर क्वालिटी की गई कंस्ट्रक्शन में, उसमें क्या लेसन्स हमें मिलते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये कभी भी एक बड़ा हादसा जब होता है तो बहुत सारे लेसन्स दे जाता है। क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर आपने सुपरटेक के टावर्स देखे थे, उसे भी डिमोलिशन किया गया, तो अपने आप में इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा हादसा था। यही दूसरा हादसा अब रिपीट होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आप गवर्नमेंट द्वारा इस डिमोलिशन ड्राइव के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कदम आगे बढ़ाया गया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल देने वाला हूँ कि किस तरह दिल्ली के अंदर ये अपार्टमेंट ध्वस्त किए जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वालों को शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हो सकता है आने वाले कई ऐसे खतरों से आपको आगाह करे, और आप उन लेसन्स जो इससे मिल रहे हैं उससे अपने आप को नए फर्दर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रोक पाए। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। साल 2008 और 2010 में डीडीए द्वारा बनाई गई एक कॉलोनी जो कि 2.83 हेक्टेयर के अंदर थी, वहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज आए। जी हाँ, टोटल 336 फैमिलीज वहाँ रहती हैं, जिसके अंदर 224 एचआईजी फ्लैट्स और 112 एमआईजी फ्लैट्स हैं। मतलब टोटल 10 टावर हैं जिसमें 10 स्टोरी है, और 2 टावर हैं जिसमें 6 स्टोरी फ्लैट्स हैं। मतलब हाइट उसकी 6 स्टोरी की। ये फ्लैट अलॉट हुए थे 2012 में, और 2013 में ही टावर ए की जो रूफ है सोसाइटी के अंदर वो कोलैप्स कर जाती है। तो यहाँ रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं वो कंटिन्यूस 2013 से फियर के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि सीलिंग का कोलैप्स होना, क्रैक वॉल होना, बालकोनी का क्रैक होना, ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपको स्टेबल नहीं होने देते। आप घर में रहते हैं लेकिन डर के साए में आप रहते हैं। तो ऐसे इश्यूज ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जाते, क्योंकि ये सेफ्टी कंसर्न्स हैं। और यहाँ बिल्डिंग के अंदर जो डैमेज होगा वहाँ लाइफ लॉस भी पॉसिबल है। तो ये इश्यूज क्यों हुए? क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंफीरियर थी। तो ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जैसे मैंने बताया, डीडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो क्या क्या डिमोलिशन से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे, हम धीरे आगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि अर्जेंसी ऑफ इवैक्यूएशन। यहाँ अर्जेंसी है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इसमें मैक्सिमम इश्यूज को एड्रेस किया जाए। डीडी एक एग्रीमेंट कर रही है रेजिडेंट्स के साथ में, जिसमें इवैक्यूएशन से रिलेटेड डिमोलिशन, रीबिल्ड जो टावर बनेंगे उसमें 3 साल का समय लगेगा, और वो एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट से 3 साल का समय टोटल दिया जा रहा है उसके लिए। तो इनिशियल चैलेंज ये है कि वो सारा प्रीमाइसेस प्रॉम्प्टली इवैक्यूएट हो। डीडीए चूँकि इंगेज है मल्टीपल डिस्कशंस के अंदर रेजिडेंट्स के साथ में, जिससे कि वो फाइनल टर्म्स ऑफ इवैक्यूएशन कर पाए, और ये जो प्लान है वो फाइनल एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट हो। अब समझते हैं इम्प्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स को।
इम्प्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स, जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है रेजिडेंट्स के ऊपर, क्योंकि फिलहाल दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कि वो फ्लैट को सेल कर दें डीडीए को, और दूसरा रिटर्न कर दें वो फ्लैट को, और जब वो रीबिल्ट हो जाए तब उन्हें वापस मिल जाए। तो यहाँ चूंकि मिडिल इनकम ग्रुप के MIG फ्लैट जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उनको ऑफर दिया गया है 38,000 रेंट, क्योंकि 3 साल का टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए कहा जा रहा है, तो 38,000 रेंट पर मंथ दिया जाएगा। और जो HIG फ्लैट्स हैं उनके अगेंस्ट में 50,000 रुपये मंथली रेंट दिया जाएगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 साल का होगा, तो उसके अगेंस्ट में वो पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन अगर एक्सटेंड होती है टाइमलाइन के हिसाब से, तो रेंट पेमेंट को भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये रेजिडेंट्स को एक प्रपोजल है, रेजिडेंट्स को दिया गया है। अब यहाँ सेफ्टी कंसर्न्स जो ड्यूरिंग डिमोलिशन है वो क्या है, क्योंकि यहाँ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिमोलिशन टाइम पे जो डिमोलिशन प्रोसेस है उसमें आसपास के लोगों की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब उस बिल्डिंग में तो लोगों की सेफ्टी है ही है, लेकिन आसपास के रहने वाले लोगों को भी इम्पैक्ट करती है। तो जो कंट्रोल्ड इम्प्लोजन्स हैं, जो अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं, वो एक ऐसी हो जो कि इंश्योर करे कि वहाँ के वर्कर, रेजिडेंट और सराउंडिंग एरिया के जो आसपास के एटमॉस्फेयर को किसी टाइप का हार्म ना हो, डस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट ना हो, नॉइज़ ज़्यादा जनरेट ना हो, वाइब्रेशंस ना हो। जो डिमोलिशन के टाइम पे जो वाइब्रेशंस भी लैंड के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है होने की, तो वाइब्रेशंस ज़्यादा ना हो, और आसपास के सराउंडिंग एरिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि जो एड्रेस है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारे हैं, और PGs यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं। तो यहाँ उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ओपिनियन, देखिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना प्ले कर पाएँ, लेकिन इनवैल्यूएबल इंसाइट्स जो हैं वो यही कहते हैं मेरे कि एक्सपीरियंस स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट हो, मतलब एक्सपीरियंस एजेंसी यहाँ पे अपॉइंट हो। जैसे सुपरटेक का डिमोलिशन हुआ था तो वहाँ एक एक्सपर्ट एजेंसी को लाया गया जो उसने डिमोलिशन ड्राइव किया, तो वो एक्सपर्टीज़ उनके पास हो, उनके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर अच्छे हों, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उनके अच्छे हों, और वो क्रूशियल रोल फुलफिल कर पाए एग्जीक्यूशन डिमोलिशन के उसमें। तो डिमोलिशन अगर सेफ तरीके से कर सकती एजेंसी, तो ऐसी एजेंसी को फाइंड आउट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो ऐसी एजेंसी की ज़रूरत है जिससे आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड ना हो। टाइमलाइन एंड प्रोग्रेस, जी हाँ, चूँकि DDA ने रेजिडेंट्स के साथ अभी काम करना शुरू किया है, क्योंकि अभी इवैक्यूएशन एग्रीमेंट फाइनल होना है, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझने में कि ये अभी एक प्रोसेस की बिगिनिंग है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इशू है तो यहाँ पर ये इसका एक बिगिनिंग है, इसके बाद मल्टी स्टेप यहाँ होंगे, उसके बाद कहीं जाके ये डिमोलिशन होगा। तो अभी यहाँ इवैक्यूएशन अपने आप में 2 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन फॉर डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन ये अपने आप में केयरफुल प्लानिंग है जो कि कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। तो और इसमें टाइमलाइन कितना लग सकता है ये थोड़ा सा अभी भी एक संशय का सबब है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फाइनली जो कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोसेस के अंदर, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, एड्रेस उनके कंसर्न्स हो, और जो गैमरिंग सपोर्ट है जिससे कि स्मूथ ट्रांजिशंस रेजिडेंट्स का हो पाए, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में एक तरह से टेक्निकल चैलेंज है, क्योंकि ये डिसीजन इम्पैक्ट करता है मुखर्जी नगर और उसके आसपास नेबरहुड एरियाज़ को। अब समझते हैं कि आखिर हमें इससे लेसन क्या मिला। लेसन नंबर 1, प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। जी हाँ, रेजिडेंट्स की वेलबींग हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। टाइमली इंस्पेक्शन होना चाहिए, और जिससे कि जो आइडेंटिटी एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, वो क्रूशियल ऐसे इश्यूज़ हैं, उसको प्रायोरिटी से उसको हैंडल किया जा सके। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और इसके अंदर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर इम्पॉर्टेंट है,
उन सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ लेना चाहिए। सिर्फ अथॉरिटी और डेवलपर ही नहीं या रेजिडेंट्स जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन ट्रस्ट के साथ में, जिससे कि स्मूथ ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट हो पाए, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेसन नंबर 3 ये है कि प्लानिंग फॉर अर्जेंट इवैक्यूएशन। कि हाँ, यहाँ रेजिडेंट्स की अर्जेंसी है, मतलब अगर इवैक्यूएशन नहीं होता तो ये अनसेफ बिल्डिंग में रहना, क्योंकि ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो यहाँ इवैक्यूएशन प्लान को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और रैपिड रिस्पांस जो कोऑर्डिनेशन के साथ ही बन सकता है, जिससे कि रेजिडेंट्स के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ उनकी सेफ्टी कंसर्न्स हैंडल करना इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि इवैक्यूएशन के टाइम पे सेफ्टी जैसे इश्यूज बहुत सारे वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये लेसन है कि इन सभी इश्यूज को टाइमली रेक्टिफाई किया जाए। कंसिडरेशन ऑफ डिमोलिशन मेथड। जब डिमोलिशन स्ट्रक्चर का होता है तो वहाँ किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर रही है। तो इसे सही ढंग से, जैसे सुपरटेक के केस में हुआ, वैसे ही केयरफुल कंसिडरेशन डिमोलिशन के टाइम पर जो डिमोलिशन मेथड यूज़ हो, तो यहाँ डिमोलिशन मेथड को सही से कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो एफर्ट्स हैं वो हमारे बैलेंसिंग करने में हो, क्योंकि यहाँ सेफ्टी, स्पीड, कॉस्ट और मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ द कम्युनिटी, ये होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट कंसल्टेशन इज़ की। यहाँ एक्सपर्ट एजेंसीज़ को हायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट एजेंसी ही राइट ट्रैक पे, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, वही इस डिमोलिशन ड्राइव को स्ट्रक्चरल इंजीनियर सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ में इसको सही ढंग से डिमोलिशन ड्राइव को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे सभी सेफ रहें। कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिससे कि एक सक्सेसफुल हो पाए ऐसा ट्रांजिशन फेज, जिसमें कि सारे कंसर्न्स एड्रेस हों और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर बायर और अथॉरिटी, कंस्ट्रक्शन कंपनी सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेटर कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट इसके अंदर मिलना चाहिए। ये एक लेसन है। ऐसी कभी और सिटी होती है तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेसन नंबर 7, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जब हम डिमोलिशन कर रहे हैं, रीबिल्डिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो टाइमलाइंस मेंशन हो इसके अंदर। रेजिडेंट्स, इनकी लाइफ्स यहाँ अफेक्टेड है, वो किसी भी टाइप का डिले बर्दाश्त नहीं कर पाते, अनसर्टेनिटी कुछ होती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस एक स्विफ्ट तरीके से पॉसिबल हो पाए। तो हमेशा ऐसे केस में हमें टाइम का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। हमें हमेशा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रेगुलर स्ट्रक्चर इंस्पेक्शंस करने की ज़रूरत होती है, जिससे इश्यूज आइडेंटिफाई हो पाए, अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो पाए, और जो पोटेंशियल है उसको अवॉइड करने का, मतलब बड़ा हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो छोटे केस में ही बड़ा ना होने दें, लार्ज स्केल डिमोलिशन स्टेज पे ना जाने दें, छोटे इश्यूज़ को ही रिजॉल्व कर लें और अच्छे से उसे फ्यूचर में होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे बचा जा सकता है। और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस बहुत सारे लोगों की जान और रिसोर्सेज को बचा सकता है। तो रेगुलर मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक लेसन है जो इस ड्राइव से हमें मिलता है। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। डिमोलिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो हमेशा इम्प्लोजन्स जो होते हैं एनवायरमेंटल को इम्पैक्ट करते हैं। डस्ट और नॉइस पॉल्यूशन आप देखते हैं पूरी तरह फैल जाता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं किसी भी डिमोलिशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसके इफ़ेक्ट हैं उसे मिटिगेट किया जाए और मिनिमम डिस्ट्रप्शन नेबरिंग एरिया में हो पाए, इस तरह से इस काम को किया जाए। तो ये लेसन है कि हमें इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें एनवायरमेंटल कंसिडरेशन हमेशा सोच के चलने चाहिए।
लर्निंग फ्रॉम सिमिलर केसेस। सुपरटेक में जैसा आप सब जानते हैं नोएडा के अंदर डिमोलिशन हुआ, तो वहाँ जो हमने लेसन्स लर्न किए उनको यहाँ इम्प्लीमेंट अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उन लेसन्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो पाएगा और हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। लेसन नंबर 11, कंप्लायंस विद रेगुलेशन। जब किसी लीगल रेगुलेशंस की बात करें, जो कि एग्रीमेंट होता है और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट वहाँ अप्लाई होता है, रेरा है वहाँ पे, तो यहाँ डेवलपर और होम बायर दोनों के कंसर्न्स हमेशा समझने चाहिए और कंप्लायंस हमेशा पूरे रखने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर कंप्लायंस पूरे होंगे और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं अगर हम उसको सही ढंग से करेंगे तो ऐसी सिचुएशंस फर्दर फ्यूचर में नहीं होंगी। तो हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना भागें और रेरा एक्ट के द्वारा जो जो गाइडलाइंस बनी है उसके तहत ही सारे काम को करें। तो यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, कोलैबोरेशन, प्लानिंग, रेगुलेशन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, डिमोलिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डिटोरेटिंग बिल्डिंग, इस सब में एक लेसन्स जो मिले हैं हमें, उसे हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूचर अपडेट्स। डिमोलिशन होगा मैं तब भी आपको बताऊंगा फर्दर फ्यूचर में यहाँ क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, जिससे कि बैलेंसिंग सेफ्टी हो पाए, स्पीड, कॉस्ट वाइल कंसिडरिंग जो वेलफेयर रेजिडेंट्स हैं उनके। तो यहाँ फर्दर फ्यूचर में क्या डिमोलिशन सिग्नेचर व्यू का हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इससे रिलेटेड डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मॉनिटर क्लोजली करने वाला हूँ और इस सिचुएशन की हर एक अपडेट आपको फर्दर फ्यूचर में देने वाला हूँ। तो फर्दर फ्यूचर में इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आप चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कि वो समझ पाएँ कि ऐसे सिचुएशंस में उन्हें क्या करना है, तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।